लड्डू बेचने वाले अब डिग्री बांटेंगे, ऐसा कुछ लोगों ने कहा था जब अशोक कुमार मित्तल ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और आज इस यूनिवर्सिटी में 35,000 बच्चे पढ़ते हैं और 50 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। बट कैसे एक मारवाड़ी ने पंजाब में जाके मिठाई की दुकान खोली और मिठाई बेचने के बाद गाड़ियां बेचने लग गए और मिठाई और गाड़ी बेचने के बाद सीधे यूनिवर्सिटी खोल दी। ये सब क्या हो रहा है? और अब रियल स्टेट में हाथ आजमा रहे हैं। जालंधर जैसे छोटे से शहर में एक बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा किया, ये उसकी कहानी है। एजुकेशन फील्ड कैसे काम करता है, उसमें ग्रोथ कैसे की जाती है, उसकी भी बात यहाँ होगी। और पूरे देश के ना सही, पूरे राज्य के ना सही, एक शहर के सबसे बड़े ब्रांड कैसे बना जाता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। और मैनेजमेंट और बिजनेस लेसन तो आपको पता है इस चैनल पे फ्री में बढ़ते ही रहते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं लवली ग्रुप की केस स्टडी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है बलदेव राज मित्तल से। ये थे तो मारवाड़ी, लेकिन किसी कारण से इनको पंजाब आना पड़ा। अब पंजाब आके क्या करें, परिवार का पेट कैसे पालें? तो इनके हाथ में एक हुनर था मिठाई बनाने का, तो इन्होंने पंजाब में मिठाई की दुकान खोली। अब अलग अलग रीजन के, अलग अलग क्षेत्र के लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है। तो एक मारवाड़ी आदमी पंजाबी के लिए मिठाई बनाएगा तो यार कैसे चलेगा? तो ऐसे केस में दो ही चीज होती है, या तो करो जो सामने वाला टेस्ट है, जो जहां जिस रीजन में आप जा रहे हो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज बना दो, या अपनी कोई ऐसी चीज उन्हें चखा दो जिसके तुम एक्सपर्ट और उन्होंने कभी देखी ना हो। तो बलदेव जी ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। तो पंजाब में खाए जाते थे लड्डू, पर वो मोटी बूंदी के, मोटे वाले लड्डू। एडिटर साहब आप स्क्रीन पे दिखाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि यार मोटी बूंदी नहीं, छोटी बूंदी के लड्डू बनाऊंगा, मोतीचूर के लड्डू। वो पंजाब में कोई नहीं खाता था, तो यार ये फेमस करते हैं, ये अपना एक यूनिक इनोवेशन। और जब पंजाबियों ने देखा अरे ऐसी चीज ये तो हमने कभी खाई नहीं, तो लाइन लग गई भाई साहब। एक और स्ट्रेटजी ये शुरुआत में अपनाते थे। इनकी छोटी सी दुकान थी और वो अंदर से जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं थी, आर पार का नहीं दिखता था, और दिन में 2 ही घंटे दुकान खोलते थे। तो आसपास वालों को क्यूरियोसिटी रहती थी, भैया यार ये 2 ही घंटे दुकान खुलती है, अंदर दिखता भी नहीं, करते क्या है? तो उसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में उस 2 घंटे में भारी भीड़ होती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया। आज 10 से ज्यादा लवली स्वीट स्टोर पूरे जालंधर और उसके आसपास के एरिया में फैले हुए हैं। और अब सिर्फ मिठाई के अलावा उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए। लवली बेक स्टूडियो है जो कि बिस्किट्स और बाकी चीजें बनाते हैं, जो भी जगह जगह फैल रही है। इस कहानी से पहला बिजनेस लेसन मिलता है प्रोडक्ट इनोवेशन। जो प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं वो बेचोगे तो तुम्हें याद कौन रखेगा? उस प्रोडक्ट में कुछ वेरायटी तो करो, दुनिया याद रखेगी। जैसे हल्दीराम, बीकानेर में नमकीन के मार्केट में सब लोग नमकीन बेच रहे थे, इन्होंने सेव में थोड़ा मिक्स किया, डूंगर सेव बना दी, तो हल्दीराम फेमस हो गया। इन्होंने बूंदी छोटी कर दी तो ये फेमस हो गए। तो सीखो प्रोडक्ट इनोवेशन। सेकंड बिजनेस लेसन, मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते रहो। कभी ये ट्राई करो, कभी वो ट्राई करो, धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी। और एक भी एक्सपेरिमेंट सफल हुआ ना, तुम्हारा काम हो गया। अब बात करते हैं इनके दूसरे सेक्टर की, लवली ऑटोज। ये कैसे? देखो, इन्होंने बलदेव जी ने बिजनेस चालू किया, इनका बड़ा बेटा आया, मिठाई के बिजनेस में लग गया। सेकंड बेटा आया, मिठाई के बिजनेस में लग गए। थर्ड बेटे ने कहा यार सब लगे हुए तो है, मैं भी इसमें लगूंगा, क्या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ और करूंगा। क्या करें? कुछ ऐसा बिजनेस करो जिसका इमर्जिंग ट्रेंड हो। तो उस समय पंजाब में बात चल रही थी गाड़ियों की, और पंजाबी तो बजाज गाड़ियों का बड़ा शौक है। तो क्या करें? डीलरशिप ले। तो बजाज की डीलरशिप के लिए अप्लाई किया। उस समय बजाज में के ओनर राहुल बजाज खुद डीलरशिप बांटते थे, पर्सनल इंटरव्यू लेते थे। इंटरव्यू देने के राहुल बजाज ने कहा भाई मिठाई वाले हो तुम, गाड़ी का एक्सपीरियंस तो नहीं है, यहाँ तो पंजाब में बहुत सारे गाड़ी का एक्सपीरियंस लेके लोग बैठे, उनको दूंगा, तुम्हें क्यों दूं? तो उन्हें कॉन्फिडेंस ने कहा भैया मिठाई वाले का बच्चा हूं, इसलिए मुझे पता है कि किस घर में किस शादी में कितना खर्चा हुआ, किसकी कितनी कैपेसिटी है, और सब जने नाम से जानते हैं भाई साहब। तो हम खोलेंगे, और अगर आपको नहीं भरोसा तो एक काम करो, जालंधर में 2 डिस्ट्रिक्ट दे दो, वो जो एक्सपीरियंस है उसको भी देके देखो और मुझे भी देके देखो, देखे कौन जीतता है। तो जब कोई यंग बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है तो राहुल बजाज को लगा लड़का कुछ करेगा भाई। तो उन्होंने पुराने प्लेयर को मना करके इनको डीलरशिप दे दी। तो 1991 में इनको बजाज की मिली। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मारुति में अप्लाई किया, 96 में मारुति की भी ले ली, और आज लवली ऑटो के 25 से ज्यादा स्टोर जालंधर और उसके आसपास के एरिया में फैले हुए हैं। बिजनेस लेसन नंबर 3, ये मत देखो कि बाजार में अभी क्या चल रहा है, ये देखो बाजार में अब क्या चलेगा। इन्होंने वो ट्रेंड देखा, कूद गए, बन गई डीलरशिप। अब आते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे। ये इनकी फैमिली का तीसरा वेंचर था और एकदम अनरिलेटेड। लड्डू से ऑटो का कोई लेना देना नहीं, ऑटो से एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं, बट कर दी चालू। अब लोग कहने से चूकते नहीं है। जब गाड़ी खोली तो बोले लड्डू बेचने वाले गाड़ी बेचेंगे, पर खूब बेची भाई साहब। लड्डू बेचने वाले अब डिग्री बांटेंगे, तो भाई साहब अब डिग्री भी बांटेंगे, देखे जाओ। इसके पीछे भी वही लॉजिक है जो आपको भी बिजनेस लेसन में समझाया। वो मत देखो जो चल रहा है, वो देखो जो चलेगा। तो इन्होंने कहा यार पूरे पंजाब में कोई प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो अगर हम डाल दें तो इसकी डिमांड तो है। धीरे धीरे भाई साहब 90s का दौर चल रहा है, तो धीरे धीरे लोगों में एजुकेशन के प्रति रुझान तो है। अब पंजाब
पंजाब के लड़के, जालंधर के लड़के आसपास जा रहे हैं तो यहीं खोल देंगे तो यहीं आ जाएंगे। इस सोच के साथ इन्होंने अपना काम चालू किया। यहीं पे आता है बिजनेस लेसन नंबर 4। ये मैंने आपको मान्यवर की केस स्टडी में बताया था कि भैया बिजनेस वो करना जिसमें अभी कंपटीशन नहीं हो और भविष्य में स्कोप हो। एजुकेशन में वहां कंपटीशन था भी नहीं और भविष्य में स्कोप ही स्कोप था। तो इन्होंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की 1999 में, और जब 1999 में इन्होंने चालू किया था तब नाम इसका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं था, तब इसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शॉर्ट में IIM। और ये वर्किंग कर रहे थे अंडर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, PTU के अंडर में वर्किंग कर रहे थे। तो अब यूनिवर्सिटी खोल दी, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब एडवर्टाइजमेंट चालू किया, प्रमोशन चालू किया, लेकिन भैया स्टूडेंट ही नहीं आ रहे क्योंकि कोई USP नहीं थी कि भैया क्या है तुमने इंस्टीट्यूट खोल लिया, सबने खोल रखा, तुम में खास बात क्या है, स्पेशल क्या है। अगर हमें कहीं जाना है तो किसी स्टैब्लिश के पास जाएंगे, तुम्हें नए के पास क्यों आएंगे। तो इनको ना तो स्टूडेंट मिल रहे थे और ना इनको स्वतंत्रता मिल रही थी। स्वतंत्रता किस बात की यार, PTU के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर थे, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ऐसा करना वैसा मत करना। तो इन्होंने कहा यार अपना इनोवेशन भी नहीं कर पा रहे, कोई नई चीज ऐड भी नहीं कर पा रहे, स्पेशलिटी नहीं जोड़ पा रहे और इस चक्कर में बच्चे भी नहीं आ रहे, तो बड़े परेशान हो गए यार। फिर किसी ने इनको सजेस्ट किया कि भैया अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाओगे तो अपना सिलेबस अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम कर पाओगे, फिर बहुत ज़्यादा PTU के अंडर रहने की जरूरत नहीं है। और जब अपने हिसाब से सिलेबस और अपने हिसाब के रूल डिजाइन करोगे तो शायद उसमें कुछ USP होगी, मार्केटिंग कर पाओगे और फिर चीज़ें आएगी। तो इन्होंने अप्लाई किया, बहुत प्रयास किया, गवर्नमेंट में बहुत धक्के खाए, पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई। फाइनली 2005 के आसपास पंजाब के CM अमरिंदर सिंह से इनकी बातचीत हुई और उन्होंने इनको अलाउ किया कि चलो ठीक है खोलने दो। तो उनके सहयोग से, उनके इंटरवेंशन के बाद इनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली। और फिर इनको एक चीज़ याद आई कि यार लवली नाम से स्वीट हिट थी, लवली नाम से ऑटो हिट थी, ये पहला वेंचर है जिसमें लवली नाम नहीं रखा और दिक्कत बहुत आई, तो अब की बार लवली नाम रख देते हैं। तो नाम रखा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये 2005 में रजिस्टर्ड हुई और 2006 में इनका सेशन चालू हुआ। 2006 में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और 2022 में इसमें 35,000 बच्चे पढ़ते थे। इसमें लगभग हर स्टेट के एक बच्चा पढ़ता है और लगभग 50 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं। बट इतना सब कुछ मात्र 16 साल में हुआ कैसे, आज डिस्कस करेंगे इन स्ट्रेटजीज को। सीक्रेट नंबर 1, प्लेसमेंट। भैया स्टूडेंट को चाहिए क्या, पढ़ाई, अरे वो तो मिलेगी, पर पढ़ाई क्यों चाहिए, नौकरी के लिए। अगर स्टूडेंट को पता चले इस कॉलेज में पढ़ने से नौकरी लगती है और बढ़िया लगती है तो भाई साहब स्टूडेंट आएंगे भर भर के। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने पहला काम इसी पे किया। तो इन्होंने सबसे पहले एक अग्रेसिव सेल्स टीम बनाई, कैंपस प्लेसमेंट टीम बनाई और ये जा के अलग अलग कॉर्पोरेट से मिलते थे कि भैया हमारी यूनिवर्सिटी है, अपने स्टूडेंट के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में बताते थे और अलग अलग कंपनी से टाइप करते थे कि भैया प्लीज प्लेसमेंट के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में आओ। और उसका रिजल्ट ये है, LPU में 2000 से ज्यादा कंपनियां रिक्रूटमेंट के लिए आती है, उसमें 1000 ऐसी कंपनियां हैं जो 5 लाख या उससे ज्यादा का पैकेज ऑफर करती है। 350 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो कि IIT IIM में भी हायरिंग करने के लिए जाती है। LPU से सबसे बड़ा पैकेज जो इंटरनेशनल लगा है वो लगा है 3 करोड़ का और नेशनल जो सबसे बड़ा पैकेज लगा है वो है 64 लाख का। बिजनेस लेसन नंबर 5, आप अपने कस्टमर की कोर नीड को समझो कि आपका जो चीज लेने वाला है, जो आपका ग्राहक है, वो चाहता क्या है और उस पर काम करो, ग्राहक अपने आप आएगा। तो LPU, मैं ग्राहक की बात नहीं कर रहा, LPU ने कहा हमारा काम कैसे चलेगा, स्टूडेंट से। स्टूडेंट क्या चाहता है, नौकरी, हमने दे दी नौकरी, आ गया स्टूडेंट। सेकंड, इतने सारे बच्चे का कारण है लो एंट्री बैरियर। ये क्या हुआ भाई साहब, लो एंट्री बैरियर से मतलब है कि देखो बिजनेस में ऐसे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए तो वो जिन जिन कारणों से छिटक जाता है, दूर हो जाता है, उसको दूर करो। महंगा लग रहा है तो EMI दे दो, कैशबैक का ऑफर दे दो, फ्री सर्विस दे दो, वो आ जाएगा। क्या कारण है जिससे स्टूडेंट किसी कॉलेज में नहीं आ पाता कि भैया बहुत सारे कॉलेज में इंट्रेंस टेस्ट होता है, किसी का क्लियर ही नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, अरे यार मैं वहां इसलिए नहीं गया, वहां इसलिए नहीं गया, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, छोटी रैंक। NPO ने कहा भैया ऐसी टेंशन हमारे यहाँ नहीं है, तुम्हारे अगर 10th या 12th में 90% या उससे अबव नंबर आए हैं, डायरेक्ट एंट्री है, कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट लॉन्च किया, LPU नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, उसके माध्यम से ही ये एंट्री लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे IIT JEE में 80% से ज्यादा है तो ये भी स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। और LPU नेस्ट कंपेरेटिवली बाकी एग्जाम के कंपेरिजन में इतना हार्ड भी नहीं है, यू कैन क्रैक एंड इजीली गेट इन। तो जो स्टूडेंट इनकी रेट है, इनफ्लो रेट है, वो बाकी कॉलेज की तुलना में बहुत ज्यादा है। अब आता है सीक्रेट नंबर 3, स्कॉलरशिप। अगर ये टेस्ट लो कर देंगे, हर चीज को अलाउ करेंगे तो क्वालिटी लेस हो जाएगी, क्वालिटी लेस होगी तो प्लेसमेंट नहीं होगा और फिर नाम खराब होगा। तो इन्होंने कहा यार भाई साहब क्वालिटी तो मेंटेन रखनी है, तो क्या करें, इन्होंने कहा बढ़िया से बढ़िया प्रतिभा को आने देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना दी है कि अच्छा तुम्हारे इतने नंबर थे तो 80% स्कॉलरशिप, इतने तो इतनी, और इन कैटेगरीज में अलग अलग करके जितने भी लोग एडमिशन लेते हैं 50 से 60% लोगों को किसी न किसी प्रकार की स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। पिछले साल 100 करोड़ से ज्यादा इन्होंने स्कॉलरशिप में बांटे हैं। सीक्रेट नंबर 4, मोर ऑप्शंस।
नॉर्मली कॉलेज में होता है कि ठीक है इतने कॉलेज हैं, इतने कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में 40 डिसिप्लिन में 150 से ज्यादा कोर्स है। भैया कुछ भी पढ़ना है किसी भी फील्ड का, आ जाओ एलपीयू। सीक्रेट नंबर 5, इंटरनेशनलाइजेशन। ये वो चीज थी जो इनकी बहुत बड़ी यूएसपी थी प्लेसमेंट के बाद। इन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, हमारा चाहे जालंधर में पंजाब के छोटे से शहर में है, लेकिन हमारा 300 से ज्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटी से टाई अप है। हमारे जो बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम में वहां पढ़ने जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, और 50 से ज्यादा कंट्रीज के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। जब लगता है सबको यार इंटरनेशनल इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो पेरेंट्स और बच्चा दोनों का मन करता है जाने का। नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 6, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर। एलपीयू का कैंपस है 600 एकड़ का। आप इसको इमेजिन करो कि आईआईटी दिल्ली है 400 एकड़ का, उससे 1.5 गुना बड़ा, और बना ऐसे है जैसे करण जौहर की मूवी का सेट हो। वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है। लैब में भी ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे कंप्यूटर, मैक रख रखे हैं सारे। यूनिवर्सिटी के अंदर एक मॉल है जिसमें दुकानें हैं, और वो सारे मॉल की दुकानें स्टूडेंट ही रन करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक होटल है जिसको होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट ही चलाते हैं। स्टार्टअप के लिए अलग फंड है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग सुविधा है। वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, चाहे स्विमिंग हो चाहे बाकी सारी चीजें, फैसिलिटी बहुत जोरदार है। और एक इंटरेस्टिंग फीट, नीरज चोपड़ा एलपीयू से थे। और सीक्रेट नंबर 7, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। देखो शुरुआत कहां से होती है? अपने घर से होती है। इन्होंने शुरुआत के जो बच्चे थे वो कहां से आए? जालंधर और पंजाब के आसपास से आए। वो कैसे आए? जब उनका अरे लवली स्वीट वाले, लवली ऑटो वाले, तो एक ब्रांड बन गया। पहले आईएम के नाम से नहीं आ रहे थे, तो वो नाम ने इनको बहुत बेनिफिट दिया। दूसरा, जबरदस्त मार्केटिंग की, शानदार ऐड बनाए, टीवी पे, पोस्टर पे, बैनर पे, सब जगह छा गए। इस लवली ग्रुप के पूरे फाइनेंशियल की बात करें तो ऑटो, स्वीट और यूनिवर्सिटी तीनों का मिला के इनका सालाना टर्नओवर है 1135 करोड़ रुपए। तीनों वर्टिकल में 5500 आदमियों का स्टाफ है। तो लवली ग्रुप ने भैया 3 अलग अलग सेक्टर में कर लिया। अब क्या कर रहा है? चौथे अलग सेक्टर में जा रहा है। दे आर गोइंग इनटू रियल एस्टेट। दूसरा, ऑटोमोबाइल में कह रहे हैं ईवी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम खुद के ईवी लेवल की गाड़ी लेके आएंगे, एक फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप कर लेंगे और खुद की एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च करेंगे, शायद वो भी लवली नाम से हो। उसके अलावा चार्जिंग सेंटर, बैटरी बनाना, आफ्टर सर्विस, इन सभी चीजों पे भी वर्किंग कर रहे हैं ताकि इस ब्रांड को और आगे बढ़ाएं। स्वीट शॉप की बात करें तो वे स्वीट के अलावा बेकरी में शिफ्ट हो गए। इनका बेक स्टूडियो है। ये रिटेलर से होलसेलर बन चुके हैं और पूरे पैन इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना चाह रहे हैं। इस पूरी केस स्टडी से एक जो बम्पर लेसन मैं आपको कहूंगा, हो सकता है सर आप पूरे इंडिया के सबसे अमीर आदमी ना हो, किसी अपने राज्य के ना हो, लेकिन अपने शहर के तो हो सकते हैं। और आपके शहर में आसपास ऐसे बहुत सारे ब्रांड होंगे जो धीरे धीरे करके एक सेक्टर में आए और फिर पैर फैलाते फैलाते पूरे शहर में नाम ही है और अलग अलग सेक्टर में। तो अगर आप ऐसे किसी ग्रुप को जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पॉसिबल हुआ तो एक केस स्टडी करते हैं उन पे भी।